दोस्तों नमस्कार। आप सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद देश में लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है और तीसरे चरण के मतदान में क्या हुआ है। इसी मुद्दे पर मैं अगले कुछ मिनटों तक आपसे बातचीत करूंगा और बातचीत के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में क्या हुआ है और चुनाव इस बार किस तरफ जा रहा है। कुछ यहां के स्थानीय अखबार हैं मेरे पास में और कहां पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है और 2019 के मुकाबले ये वोटिंग परसेंटेज कितना गिरा है और ये गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज किसके लिए चिंता का विषय है। ये सारे सवाल लोगों के जहन में लगातार घूम रहे हैं। चुनाव 3 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी तक चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया है। पहली चीज गारंटी के साथ में मैं आपको ये कह सकता हूं, इस चुनाव में पूरी ताकत लगाई गई। पाकिस्तान तक का नाम लोकसभा चुनाव में भाषणों में आ चुका है, लेकिन जमीन पर पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र नहीं है। जमीन पर महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन चीजों का जिक्र है। ये सही बात है कि कुछ लोग जो बीजेपी के जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में वो कर दिया जो कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में। और ये भी सही बात है, जो मोदी सरकार के विरोधी हैं वो डंके की चोट पर सिर्फ और सिर्फ एक बात को कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो ऐसे में इस चुनाव को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस चुनाव में बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। चुनाव में जिस तरीके से अभी तक इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई हिंदू मुस्लिम की, लेकिन वो वोटों के अंदर दिखाई नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यह कि तीसरे चरण के मतदान में भी कल मैं अलग अलग क्षेत्रों में था और पहले दिन से ही, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ही हर चरण में मैं अलग अलग जगह पर होता भी हूं और अब तो मैं लगातार फील्ड पर घूम रहा हूं, लगातार लोगों के बीच में घूम रहा हूं। सुबह शाम लोगों से मिलना, हर वर्ग के लोगों से, हर उम्र के लोगों से मिलना और यही समझना कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। और इसी से जो है वो तस्वीर बनती और बिगड़ती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, वो वोटिंग परसेंटेज में किसके लिए खतरे की घंटी बज रही है, ये जरा पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ मुद्दों पर आते हैं। आपके सामने जो वोटिंग परसेंटेज है 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो है, और 2024 में रात को 9 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास में आए हैं वो है, और कितना इसमें गिरावट आई है वो भी है हमारे पास में। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग जो फाइनल आंकड़े दे देता है वो फाइनल आंकड़े अभी तक हमारे पास में नहीं है। इसमें भी ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग के ही आंकड़े, मेरे या किसी वेबसाइट के आंकड़े नहीं बता रहा हूं। नीचे आप देखेंगे तो सोर्स लिखा हुआ है ECI वोटर टर्नआउट ऐप, इलेक्शन कमीशन के वोटर टर्नआउट ऐप से लिए हुए आंकड़े हैं, लेकिन अप्रोक्स आंकड़े हैं लगभग, क्योंकि अभी तक जो फाइनल डेटा चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है वो फाइनल डेटा अभी तक नहीं आ पाया है। तो यही अपने आप में एक शर्मिंदगी भरी जो है वो बात है कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और चुनाव आयोग वैसे हर घंटे की जो है वो आंकड़ा देता है, हर घंटे में कितनी परसेंटेज हो रही है, कितनी परसेंटेज वोटिंग हो गई है, लेकिन फाइनल आंकड़ा देने में पता नहीं इतनी देर कैसे लगती है। ये पहले चरण में भी हुआ, ये दूसरे चरण में भी हुआ, और क्या इसके जरिए कोई खेल हो रहा है, लोगों के जहन में अब ये सवाल भी उठता है। तो कम से कम चुनाव आयोग को थोड़ी तो इस बात में जो है वो नैतिकता दिखानी चाहिए कि जब देश के लोग जानना चाहते हैं और आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है, बताते क्यों नहीं आंकड़ा साहब? इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आप, बताइए। लेकिन खैर, जो आंकड़े मेरे पास में है उसी से समझते हैं और ये बाद में कितने बदलते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए असम के अंदर कल वोटिंग में 2019 में कल जिन सीटों पर वोटिंग असम में हुई है
उन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज रहा था 2019 के अंदर 85%, और कल की जो वोटिंग हुई है उसमें रहा है 75.67%, यानी करीब करीब 10% का 9.48% का गिरावट वोटिंग में कमी देखने को मिली है। 10% की कमी। 14 सीटें हैं असम के अंदर, और हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, और हेमंता शर्मा जो है वो एक तरह से खूब विवादित बयान देते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़वा पा रहे हैं। महाराष्ट्र में आप जाइए, महाराष्ट्र में पूरी तोड़फोड़ मचा दी, सारी पार्टियां तोड़ दी, सब नेता इधर उधर कर दिए, लेकिन महाराष्ट्र में कल जिन 11 सीटों पर वोटिंग हुई है उन सीटों पर 63% वोटिंग हुई थी 2019 के अंदर, और कल रात के 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास में है 55.87% की वोटिंग हुई है, यानी 8% की वोटिंग वो कम रही है। ये महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। गुजरात में 25 की 25 सीटों पर कल वोटिंग हो गई। गुजरात बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि गुजरात में भी अगर नुकसान हुआ तो ये समझ लीजिए कि जो एक नाक की लड़ाई, साख की लड़ाई जिसको कहा जाता है, वो कट जाएगी फिर। और गुजरात में 25 सीटों पर भी अगर भाजपा की स्थिति है तो बाकी देश में क्या होगा समझ सकते हैं। गुजरात में 25 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग हुई है, 2019 में वोटिंग परसेंटेज था 64.51%, और कल वोटिंग हुई है तो कल इसमें 57% महज वोटिंग हुई है। गुजरात में भी 7.51%, यानी लगभग जो है 7.5% वोटिंग कम हुई है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि वोटिंग कम हो रही तो इसका मतलब किसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुजरात में तो बीजेपी की 5 उंगलियां घी के अंदर थी। अब ये घी से उंगलियां अगर बाहर आई हैं तो बीजेपी को ही तो नुकसान हुआ ना। ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, गुजरात में भी वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो विपक्ष के लिए तो खोने के लिए वहां पर कुछ है ही नहीं। विपक्ष तो वहां पर जीरो पर है, शून्य पर है। जाएगा किसका, नुकसान किसका होगा? वो बीजेपी का होगा, सत्ता पार्टी का होगा। सत्ता पक्ष बीजेपी वहां पर जो 5 उंगलियां घी में डाल करके बैठी हुई थी, डबल इंजन की सरकार वहां पर, और नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जो है वो 12-13 साल मुख्यमंत्री और अब 10 साल से प्रधानमंत्री। 23 साल में अगर गुजरात में अगर यह स्थिति है 2024 में आकर के कि 7.5% वोटिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि गुजरात के लोग भी वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद बिहार के अंदर बड़ा जो है वो बिहार क्रिटिकल राज्य है, और 61% की वोटिंग यहां पर हुई, और बिहार में 2019 में 61% हुआ था, अब जो है वो 57% की वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर के -4% जो है वो फर्क रहा है। 4% की वोटिंग कम हुई है। अब बिहार भी ऐसा राज्य है जहां पर 40 सीटें थी, 40 में से 39 सीटें नीतीश और मोदी के पास में थी, एनडीए के पास में थी, यानी विपक्ष के पास में खोने को कुछ नहीं था। सिर्फ एक सीट बिहार में विपक्ष के पास, कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक सीट किशनगंज की सीट थी, और वहां पर भी बिहार के अंदर इस बार वहां पर भी नुकसान हो रहा है, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज कम गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 70% की वोटिंग पिछली बार थी, इस बार 68% की वोटिंग रही, 2.87 यानी करीब 3% का कम वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60% की वोटिंग पिछली बार थी, और इस बार की जो वोटिंग हुई है वो 57.34% की वोटिंग हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी करीब करीब 2.5% का वोटिंग जो है कम रहा है। उत्तर प्रदेश की एक एक सीट के हिसाब से भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश में 66% की वोटिंग पिछली बार थी, इस बार 64% की वोटिंग रही है, 2% के करीब वोटिंग इस बार कम हुई है। गोवा में भी 75% और 74%, तो 0.67% का फर्क रहा है, माइनस में है। कर्नाटका में वोटिंग बढ़ी है। कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जिसमें जरा सा जो है वो उछाल हुआ है वोटिंग के अंदर। पिछली बार जो है कर्नाटका में 68.65% वोटिंग थी, इस बार 69.67
0.3% वोटिंग हुई है। पिछली बार बीजेपी की सरकार थी कर्नाटका में, डबल इंजन की सरकार, माफ कीजिए कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन वो चुनाव के बाद गिरा दी गई। लेकिन इस बार वहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की मजबूत कांग्रेस की सरकार चल रही है। दादर नगर हवेली में भी जबरदस्त तरीके से वोटिंग परसेंटेज में नुकसान हुआ है। पिछली बार 79.58% नुकसान वोटिंग हुई थी टोटल, और इस बार 66.61% वोटिंग हुई है। 12% वोटिंग कम हुई है, 12%, 12.97%, यानी कुल मिलाकर के 13% आप कह सकते हैं। 13% की वोटिंग कम हो गई है। दादर नगर हवेली के अंदर राहुल गांधी खुद गए थे। बीजेपी का मतदाता वो वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए आप कि जहां जहां पर बीजेपी मजबूत थी वहां वहां पर बड़ी भारी संख्या में वोटिंग कम हुई है। दमन एंड दीव में करीब करीब 9% की यहां पर वोटिंग जो है कम हुई है। एक एक सीट पर दोनों जगह पर जो है कल चुनाव हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका नुकसान किसको है? अलग अलग कहानियां इसको लेकर के कही जाती हैं, अलग अलग बातें इसको लेकर के कही जाती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको सिंपल सा गणित आपको बताता हूं, आप खुद भी इस बात को टटोलिए। बीजेपी का जो वोटर होता है, बीजेपी का जो वोटर होता है वो खुल करके बोलता है, और अगर नहीं बोलता है तो चुपचाप चला जाता है। बीजेपी का वोटर वो घूम घूम करके बात नहीं करता है, उसको डर नहीं लगता है। बीजेपी का वोटर जो है वो किसी प्रकार से कोई अपने आप में खतरा महसूस नहीं करता है कि कोई मैं बोल दूंगा तो पुलिस का या किसी प्रकार से जो है वो कोई शिकंजा मेरे ऊपर कसा जाएगा। तो बीजेपी का वोटर वो हमने देखा है कि वो किसी प्रकार से दबाव में नहीं आता है। तो बीजेपी का वोटर निकलता है तो खुल करके बोलता है, साइलेंट अगर रहता है तो विपक्ष का वोटर रहता है। और ये बात, ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। विपक्ष में जो भी आदमी रहता है या विपक्ष को जो भी सपोर्ट करता है, वो सत्ता से कहीं ना कहीं दबता है। मैं आपको दो उदाहरण के साथ में बताता हूं। एक तरफ जो है वो गाड़ी जा रही है, वो विपक्ष के नेता की जा रही है या विपक्ष के समर्थकों की गाड़ी जा रही है, और एक तरफ सत्ता पक्ष के समर्थकों की गाड़ी जा रही है। सत्ता पक्ष के जो समर्थक होते हैं वो चिल्लाते हुए, चिंघाड़ते हुए, नारे लगाते हुए, वो नारेबाजी करते हुए निकल करके सामने से जब जाते हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग रहते हैं वो यही कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी चुनाव में कोई जो है वो खतरा नहीं लेना, अभी चुनाव साइलेंट रह करके चुनाव जीतना है, चुनाव बनाना है। और इस चुनाव में आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में पाकिस्तान की बात बोल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात, भैंस चोरी की बात, पता नहीं किस किस तरीके की बातें कहने लग रहे हैं। लेकिन चुनाव में इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव में अभी तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी वो एक ही काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो लाइन खींच रहे हैं, उस लाइन के इर्द गिर्द बीजेपी चलती जा रही है। उस लाइन पर ही बीजेपी जो है वो अपनी कहानी को बुनने का काम कर रही है और उस लाइन को ढकने का काम कर रही है। बीजेपी अपनी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रही है, बीजेपी अपनी तस्वीर बना करके लोगों को नहीं दिखा पा रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में, इस पूरे चुनाव के अंदर हम देखें तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है, और हम आएंगे तो आरक्षण को 50% से ऊपर लेकर के चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी कसमें खा खा करके ये कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं खत्म होगा, संविधान नहीं खत्म होगा, लेकिन वो 50% की बात नहीं कह पा रहे हैं। जो राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, विपक्ष इंडिया गठबंधन जिस बात को कह रहा है कि हम आएंगे तो 50% से ऊपर आरक्षण हम दे करके दिखाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं कह पा रहे। वो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी खास तौर पर राहुल गांधी लीड करके इस चुनाव में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी जी उनके पीछे 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 चलते हुए उनकी जो लाइन है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। नौकरियों की बात विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही, राहुल कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पहला काम यह होगा कि आते ही उनको भरेंगे। मोदी जी नौकरी पर नहीं बोल पा रहे हैं, महंगाई पर नहीं बोल पा रहे हैं। यह बड़ी समस्या खड़ी हो गई उनके लिए, क्योंकि 10 साल की सरकार है और 10 साल की आपकी सरकार, और आपकी सरकार में आप पुरानी चीजें कर नहीं पाए, नए चीजें नए वादे आप करेंगे तो लोग पुरानों को याद करेंगे। अब पिछली बार इतना ज्यादा नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 2 करोड़ से ऊपर आप क्या बोलेंगे? और 2 करोड़ से नीचे आप जो बोलेंगे तो आपकी पिछली लाइन खराब हो जाएगी। अगर 2 करोड़ से नीचे अगर आपने बोला कि हम हर साल इतना रोजगार देंगे, तो लोग पूछेंगे 2 करोड़ का क्या हुआ? 2 करोड़ से ज्यादा बोलेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के इस पूरे चुनाव के अंदर अभी तक बीजेपी फंस गई है, ऐसा प्रतीत होता है। ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हम देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। बीजेपी लगातार उन चीजों में अपने आप को उलझते हुए देख रही है, उन चीजों में अपने आप को जो है वो फंसा हुआ पा रही है, जो चीजें बीजेपी के लिए खासे तौर पर जो है वो नुकसानदायक साबित हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी जो आम मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा है इस चुनाव में। और वैसे भी कोई भी चुनाव, उसमें हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। देश का चुनाव है, देश का लोकतंत्र है, देश के मुद्दे हैं, देश के लोगों के मुद्दे होने चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये हो जाता था कि उधर से पाकिस्तान से किसी मंत्री ने कुछ कह दिया, किसी नेता ने कुछ कह दिया, वो अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो है वो कह देते हैं, उनकी यहां पर चर्चा होने लगती है, मीडिया में शो बनने लगते हैं, उनका चेहरा दिखाया जाता है, वो लोग वहां पर खुश होते हैं कि देखिए हमें यहां पाकिस्तान में कोई नहीं पूछ रहा था और वहां पर हिंदुस्तान में जो है हमारी चर्चा हो रही है, देश का प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर के रैलियों में मंच पर मेरा नाम ले रहा है और वहां की मीडिया घंटों घंटों मुझ पर डिबेट कर रही है। तो एक नेता को और क्या चाहिए? बैठे बैठाए बगैर पैसे दिए अगर उसके नाम का प्रचार यहां पर हो रहा है तो एक नेता को और क्या चाहिए? तो वो तो ऐसा बयान देंगे ही। और मुझे लगता है कि अब लोगों में इतनी जागरूकता तो आ गई है कि लोग जो है इस बात को कहें। और जहां पर भी देखिए, मैं 99% आप लोगों को जो वीडियो दिखाता हूं बिल्कुल अनकट दिखाता हूं। कभी जो है वो कोई 30 मिनट की वीडियो हो जाती है, कोई 40 मिनट की वीडियो हो जाती है, कोई 25 मिनट की, कोई 20 मिनट की, लेकिन अनकट आपको दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच आप लोगों तक पहुंचे। और उसमें आप देखते होंगे, मैं और तकरीबन वीडियो में मैं ये करता हूं कि चलते चलते लोगों से बात करता हूं। बहुत कम ऐसा होता कि कहीं पर 10-15 लोग बैठे हुए हैं तो मैं वहां जाकर के बात कर लेता हूं, वरना मैं चलते चलते लोगों से बात करता हूं और आम लोगों से बात करता हूं। देश में आम आदमी सबसे ज्यादा वोट डालता है, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। एक बड़ी बात, मैं बड़ा आंकड़ा आपके सामने और शेयर कर दूं। कल जो 93 सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें से 80 सीट ऐसी थी 2019 के अंदर जिन पर बीजेपी जीती थी। यानी ये वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी की पकड़ जो है वो दिखाई देने लगती है, क्योंकि गुजरात इसी में है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें इसी में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी सीटें जो है वो बीजेपी की फेवरेट स्टेट रहा। लेकिन इन फेवरेट स्टेट में अब की बार बहुत कुछ चल नहीं पाया और अब की बार बीजेपी की जो स्थिति है वो डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की जो हालत है वो डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस चुनाव में स्ट्रगल करते हुए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। मैं आंकड़े आपको नहीं बता सकता हूं कि कितने जो है वो सीटें लग रही हैं, कितना अनुमान लग रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं है जमीन के ऊपर। और इस चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से अभी तक लीड करती रही, 2014 का चुनाव उठा करके देखिए, 2019 का चुनाव उठा करके देखिए, राहुल गांधी कुछ बात कह देते थे, उस बात का बतंगड़ बन जाता था और कांग्रेस उस पर जो है वो पोचा लगाने का काम, जो है उसको समेटने का काम करती थी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी कोई बात कह देते हैं कि भैंस चोरी कर ले जाएंगे,
मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे। और वो बात अब प्रवक्ताओं को जो है वो डिबेट में समेटनी भारी हो जाती है, लोगों के बीच में नेताओं को जो है समेटनी भारी हो जाती है कि हमारी भैंस कैसे खोल के ले जाएंगे। और ये ऐसी बातें हैं कि आज के वक्त में कोई यकीन तक नहीं करेगा। क्या कोई भी यकीन कर सकता है? और क्या कांग्रेस की पार्टी किसी स्टेट में नहीं है? कर्नाटका में फुल फ्लैश पावर से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार चल रही है। कितने लोगों की भैंस खोल ली वहां पर? हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की भैंस वहां पर खोल ली गई? झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ये लोगों के सामने है, अब लोग जो है वो इस बात को देख रहे हैं, परख रहे हैं। तो बहरहाल अभी तक जो गणित में मुझे दिखाई दे रहा था, चुनाव में जो समीकरण मुझे दिखाई दे रहे थे, वो आपके सामने मैंने रखे। अब बहरहाल आप बताइए कि आप इस चुनाव में किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो है वो बीजेपी फंस गई है और इसीलिए बीजेपी को ये सारी चीजें करनी पड़ रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।